तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर। ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है, या एचसीवी चैप्टर 37 में आपको इसके अंदर जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो मिल जाएगा। ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस ओरिएंटेड है। एडवांस में इसका कोई सा भी टॉपिक सिलेबस में नहीं दे रखा है। सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर यदि एडवांस में पूछना होगा तो पूछ ही सकते हैं। है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये चैप्टर। मतलब हम लोग स्पेसिफिकली जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जहाँ कहीं पर भी हैं तो वो मैं आपको समझा दूँ। ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, या इसी का दूसरा नाम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी बातें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो हम लोगों ने ईएमएफ के स्टार्टिंग में भी किया था। जैसे सबसे पहले एक बार मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म फिर से सुन लीजिए। मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो वही बात है कि ये हमारे पास जैसे ये कोई एक बॉडी है और ये कोई एक दूसरी बॉडी है। इस बॉडी पर भी नेट चार्ज कितना है? 0। और इस बॉडी पर भी नेट चार्ज कितना है? 0। यानी ये जो दोनों बॉडीज हैं ये दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। और इन दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज के बीच में, इन दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज के बीच में लेट से कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, या इन दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में कोई एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। मतलब फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और बॉडीज कैसी हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जो फोर्स है यही फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स है, और ये जो फेनोमेना है यही मैग्नेटिज्म है। ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया? मैं फिर से लिख देता हूं कि मैग्नेटिज्म इज फेनोमेना in which two neutral bodies can attract or repel each other mutually। ठीक है, यही फेनोमेना हमारा मैग्नेटिज्म है। ये हम लोगों ने ईएमएफ की स्टार्टिंग में भी बकायदा डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो मैग्नेट्स होते हैं उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो उन बेसिक प्रॉपर्टीज को भी एक एक करके एक बार हम लोग देख लेते हैं। सुनिएगा, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ये है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से मेरे कहने का मतलब, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से सिंपली कहने का मतलब ये हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक निडल है या एक बार मैग्नेट है। ठीक है, इस बार मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल को हम लोग ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मतलब एक धागे से बांध लेते हैं और इसे छत से लटका देते हैं। ठीक है, सच दैट ये मैग्नेटिक निडल या बार मैग्नेट जो है वो फ्री टू रोटेट है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये जो हमारा बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक निडल वो अपने आप को, मतलब ये मैग्नेटिक निडल अपने आप को हर बार एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है फाइनली। और ये जो हमारी अलाइनमेंट वाली डायरेक्शन है, ये अलाइनमेंट वाली डायरेक्शन कैसी होती है? तो ये लीजिए, ये जैसे हमारा बार मैग्नेट है, इसको आपने ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया था, फ्रीली। तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हर बार अपने आप को अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर लेता है। मैग्नेट का वो एंड जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है उसे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, और मैग्नेट का वो एंड जो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ अलाइन होता है उसे मैग्नेट का साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैग्नेट का साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई डायरेक्टिव। ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी सिर्फ अर्थ पे ही दिखाई देती है, ओनली ऑन अर्थ। ठीक है, दूसरी बात अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी।
तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, लेट से इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है, और ये बार मैग्नेट जहां रखा हुआ है तो इसके आस पड़ोस में हम लोग कुछ कोबाल्ट, आयरन या निकल के छोटे छोटे डस्ट जैसे पीसेस रख देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कोबाल्ट, आयरन या निकल के पीसेस यहां पर यदि एक पेपर पे हम लोग रख दें, पेपर पर, और उसके ऊपर ये बार मैग्नेट रख दिया, तो ये जो कोबाल्ट, आयरन या निकल के छोटे छोटे पीसेस हैं वो अपने आप को इस बार मैग्नेट के अराउंड कुछ ऐसे अलाइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारे पास वो कोबाल्ट, आयरन या निकल का डस्ट पीस है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये आपका कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है, या निकल। ठीक है तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं इस मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तीसरा सुनिएगा, तीसरा ये सबको पता है, ये बचपन से करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो इन दो नॉर्थ पोल के बीच में एक म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। सिमिलरली ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल, ये किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, तो इन दो मैग्नेट के साउथ पोल के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा। और यदि यहां हम लोग एक नॉर्थ पोल ले आए, यहां एक दूसरा साउथ पोल ले आए, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, चलिए एक चौथी बात और है, वो भी लिख देता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट इज कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है से मेरे कहने का मतलब कि ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल। यदि आप इस बार मैग्नेट को ऐसे बीच से तोड़ दें तो क्या होगा, तो ये नॉर्थ पोल तो ठीक है, यहां नया साउथ पोल फॉर्म हो जाएगा, और ये साउथ पोल तो ठीक है, यहां नया नॉर्थ पोल फिर से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप के ही फॉर्म में होती है। तो एक एंड जहां से ये फील्ड लाइन बाहर आई है, तो ये फील्ड लाइन फिर टर्मिनेट होने के लिए अंदर तो जाएगी ही सही, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसीलिए जो मैग्नेट है उसका मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सुनिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है, ये हम लोग किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ने जा रहे हैं। किसके लिए, तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये हाइड्रोजन लाइक जो एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम से मेरे कहने का मतलब एक ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये उस एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर जो चार्ज है दैट इज प्लस ZE के बराबर है। Z क्या है, तो Z इसका एटॉमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, यहां पर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया -E, मास हो गया m, और ये इलेक्ट्रॉन लेट से इस सेंस में से रोटेट कर रहा है किसी nth ऑर्बिट के अंदर। ये कोई एक nth ऑर्बिट, ये ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन के ऐसे मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऐसे मोशन की वजह से इससे अपोजिट सेंस में इक्विवेलेंट करंट बनेगा या एक इफेक्टिव करंट बनेगा। तो उस करंट की डायरेक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो ये जैसे इफेक्टिव करंट आया तो इसको आप एक बार के लिए एक करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं। और इस करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, सॉरी Q नहीं, Q की बजाय मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाई 2m। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम हम लोग बोर्स क्वांटम कंडीशन से लिखने जा रहे हैं, या बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से लिखने जा रहे हैं। ये एंगुलर मोमेंटम होता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। दिस इज बोर्स क्वांटम कंडीशन, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर तो छोड़िए, जरा सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिएगा। दिस इज E अपॉन 4πm इंटू N इंटू H के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो यहां से पहली बात तो यही है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप ऐसा बना, तो करंट के अलोंग आप अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, करंट के अलोंग आप अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आती है। यानी कि इसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो तो ऐसा है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R क्रॉस P, यानी R क्रॉस V से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये R है और V अंदर है, तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, एंगुलर मोमेंटम तो अंदर, ऊपर, सॉरी। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से अपोजिट सेंस में है, पहली बात। ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक। चलिए, अब यहां पर यदि आप n की वैल्यू को 1 डाल दें, n की वैल्यू को कितना 1 पुट कर दें, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना हो जाएगा, दिस इज E इंटू एच डिवाइडेड बाई 4πm के बराबर। इसको m0 से डिनोट कर देते हैं, इसे ही कहा जाता है दिस इज, तो ये n की वैल्यू जैसे ही आपने 1 पुट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन का हो गया जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m0 EH अपॉन 4πm के बराबर है। इसी को कहते हैं दिस इज बोर्स मैग्नेटॉन, दिस इज बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। ये क्या है, बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये जैसे बोर्स मैग्नेटॉन मतलब एक बेस यूनिट हो गया कि पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना है, तो दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ m0 के बराबर। तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का 3 टाइम्स ऑफ m0। nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट n टाइम्स ऑफ m0 के बराबर होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें सारे ये टर्म कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यही बात सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी ऑर्बिट में, ये एक मोशन हो ही रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन ही रहा है। इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में एक दूसरे टाइप का मूवमेंट और भी होता है जिसे स्पिन मूवमेंट बोलते हैं, और उस स्पिन मूवमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यदि कभी जेईई मेन वगैरह में कोई वैसा सवाल आ गया तो आप ये ध्यान रखिएगा
कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नेट होता है, नेट, ये तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो गया। किसकी वजह से? ऑर्बिटल मोशन की वजह से। और स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का सम्मेशन होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल कितना आ गया था हमारे पास? ऑर्बिटल था -e टाइम्स ऑफ 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन का मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये होता है -e/m इंटू एस वेक्टर। यदि कोई ऐसा सवाल आ गया तो आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमें यहां पर समझना पड़ेगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूरा हमारे पास एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे हम लोग इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे, इन डेप्थ। अभी जस्ट आगे के एक दो टॉपिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का आइडिया होना चाहिए, इसीलिए यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ऐसा मत सोचिए बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो पूरा इसी पर बेस्ड है। यहां जस्ट फिनोमेना सुनिएगा एक बार के लिए। क्या है? ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक लूप है, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप, ठीक। और ये है मेरे पास कोई एक बार मैग्नेट। ये क्या है? एक बार मैग्नेट। ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस बार मैग्नेट को लूप की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, लेट से v। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट जैसे जैसे इस कंडक्टिंग लूप के क्लोजर आएगा, तो इस बार मैग्नेट से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से ऐसे लिंक हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप से लिंक हो गई, यानी कि लूप से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, लूप से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इस बार मैग्नेट के क्लोजर आने की वजह से क्या होगा? बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बार मैग्नेट क्लोजर आएगा, वैसे वैसे इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? तो ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो सुनिएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जैसे ही इस क्लोज्ड लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, तो इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस लूप में क्या इंड्यूस हो जाता है? एक ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब लूप के अंदर एक इमेजिनरी बैटरी आ जाती है, जिसकी वजह से ये लूप कंप्लीट है, तो लूप में एक करंट फ्लो होगा, जिस करंट का नाम होगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस लूप में क्यों आया? क्योंकि इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, अभी के लिए बढ़ा, बढ़ने की बजाय घटता, तब भी इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ जाता। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि ये फ्लक्स ना बदले। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ये चाहता है कि ये फ्लक्स ना बदले, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने के लिए ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनाएगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है ऐसा। इस कॉइल को क्या करना है? कॉइल को उस चीज का अपोज करना है, उस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाना है। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने के लिए कॉइल ऐसा सा एक करंट बना लेता है। इसी करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अभी के लिए तो अब बस आप ये समझिए कि जैसे ही फ्लक्स इस दिशा में बढ़ा, तो ये कॉइल क्या किया? कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा पूरा एक इन डिटेल चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत डेप्थ में पढ़ना है, ढेर सारी बातें करनी है। अभी के लिए कुछ चीजें समझनी है, इसीलिए के लिए मैंने बस ये इंट्रोड्यूस किया है जस्ट यहाँ पे। ठीक है, यही है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए? मैं एक लाइन लिख भी देता हूं कि एन ईएमएफ is induced in loop if linked magnetic flux changes, if linked magnetic flux changes। ठीक है, सुनिएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसका? तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल का।
ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो प्राइमरली जो मटेरियल होते हैं, जो बॉडी होती है, वो दो ही टाइप की होती है। एक, जैसे ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और इसमें इसके जितने भी एटम्स हैं, इसके जितने भी एटम्स हैं, हर एक एटम का कोई अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। हर एक इंडिविजुअल एटम अपना कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैरी नहीं करता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते होंगे, तो हो सकता है कोई एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा मोशन कर रहा होगा, तो उससे कोई दूसरी आगे वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट सेंस में मोशन करता होगा, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता होगा। ठीक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसे टाइप का मटेरियल होता है जिसमें हर एक एटम का अपना कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, नहीं होता है। अब ये बताइए कि यदि कोई हर एक इंडिविजुअल एटम का ही अपना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो इस पूरी बॉडी का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो भी कितना होगा? जीरो ही होगा। वो भी कितना होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा एक दूसरे टाइप का मटेरियल और भी होता है जहां पर हो सकता है कि हर एक एटम अपना कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैरी करता हो, यानी कि किसी एक एटम के अंदर उसके ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एक जैसा होगा, उसकी वजह से हर एक एटम अपना अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करता होगा। लेकिन 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 जैसे ये कोई एक एटम है तो इस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, यहां पर कोई दूसरा एटम है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, यहां पर कोई तीसरा एटम है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, यहां पर कोई चौथा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, यहां कोई पांचवा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है। तो इस तरीके से मतलब ये दूसरे टाइप की बॉडी ऐसी है जिसमें हर एक इंडिविजुअल एटम का तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। लेकिन ये एटम इस सॉलिड के अंदर, इस मटेरियल के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इस एटम के रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से हो सकता है कि इस बॉडी का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो वो आ जाए हमारे पास जीरो। भाई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे जीरो आ गया? हर एटम के पास तो अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ये जो एटम्स हैं वो बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उस वजह से जितनी प्रोबेबिलिटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के नीचे होने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर होने की वजह से ऊपर होने की भी है। जितनी प्रोबेबिलिटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लेफ्ट की तरफ होने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के राइट की तरफ होने की है। तो ओवरऑल कोई भी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। आई बात समझ? तो प्राइमरली जो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उसको हम लोग इसी दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसा जिसमें हर एक एटम का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो जीरो होना ही है। दूसरा हो सकता है कि एटम का नॉन जीरो, एटम का नॉन जीरो हो, लेकिन एटम्स के रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है पूरी बॉडी का वो एक दूसरे को काट पीट कर जीरो कर दें, वो एक दूसरे को काट पीट कर क्या कर दें? जीरो कर दें। समझ गए? तो इस बेसिस पर हम लोग अपने सॉलिड को तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, और फिर तीसरा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिज्म है क्या पहले ये सुनिएगा। डायामैग्नेटिज्म है क्या पहले ये सुनिएगा। देखिए ये सब्सटेंस, ठीक है, अब ये एक ऐसे सब्सटेंस है जिनमें हर एक एटम का, हर एक एटम का जो अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है।
मतलब हर एक एटम अपना कोई इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैरी नहीं करता है। तो जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा, जीरो होगा। ऐसी ही बॉडी डायामैग्नेटिक बॉडी कहलाती है, ठीक है, जिनमें हर एक एटम का भी जीरो है, तो ओवरऑल तो नेट जीरो होना ही है, ठीक है। यस, ऐसे मटेरियल क्या वो क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे, ठीक है। अब सुनिएगा डायामैग्नेटिज्म क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मटेरियल को हम लोगों ने क्या किया, इस बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट किया किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यानी ये ऐसे बाहर से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, लेट से बी नॉट, ऐसी बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर इसके अंदर चले आए, ठीक है। मतलब सिंपली इसको उठा के किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर रख दीजिए, या एक एंड पे यहाँ पे किसी मैग्नेट का, कोई दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रख दीजिए, सच दैट एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे आ जाए। अब अभी अभी जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया था, वो इसी के लिए बता रहा था कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आई, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आई, तो अब ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉडी के एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक लोकलाइज्ड मोशन स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। लोकलाइज्ड मोशन क्यों स्टार्ट करेंगे, ताकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे आया तो उन सभी एटम से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा, मतलब किसी एक ऑर्बिट के बारे में आप सोचिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया। भाई जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो फ्लक्स कितना था, जीरो। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इस पूरी बॉडी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया। तो अब उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि वो अपने में आने वाले इस चेंज का अपोज करेंगे, और अपने में आने वाले इस चेंज का अपोज करने के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक लोकलाइज्ड मोशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा मतलब लोकलाइज्ड मोशन ऐसा स्टार्ट करें, ऐसा बनाएं ताकि वो एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप बना सकें, और वो करंट कैरिंग लूप ऐसा हो कि वो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी कि उनका अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा, उनका अपना छोटा छोटा जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा, वो इस फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, और बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने के लिए उसने अपनी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, या अपना खुद का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, वो कैसा बनाया है, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑलराइट, तो आप चाहें तो दो अलग अलग फिगर बना लीजिएगा, मैंने एक ही फिगर में अपना काम चला लिया है कि शुरुआत, ये तो शुरुआत के बारे में बात थी, ये क्या था, ये स्टार्टिंग में जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब ये वाली चीज जीरो थी। अब जब आपने इस बॉडी को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, तो इसने क्या किया, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया है। यही फिनोमेना डायामैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल induces weak magnetism in the direction opposite to applied magnetic field, in the direction opposite to the applied magnetic field. आई होप ये वाली बात समझ गए, हाँ ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसने जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, हालांकि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि डायामैग्नेटिज्म जो है ये एक बहुत ही वीक फेनोमेनन है, वीक, बहुत कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो अगली बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब यहाँ पे यदि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखेंगे बताइए,
जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से ऑपोजिट सेंस में होने की वजह से क्या होगा, जैसे आप ऐसा सोच लीजिए कि इस रीजन में मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं स्ट्रांग है कहीं वीक है ऐसा, ठीक है, और आपके पास एक डायामैग्नेटिक बॉडी है। तो डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये जो हमारी बॉडी है डायामैग्नेटिक, इसकी टेंडेंसी कहां जाने की होगी, तो इसकी टेंडेंसी एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ जाने की होगी, क्योंकि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो एक्सटर्नल से ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल से ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यदि कोई आपके पास ऐसा रीजन हो जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग वैल्यू का हो, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाना पसंद करता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज कि इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स weaker magnetic field from stronger magnetic field, स्ट्रॉन्गर से ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं कि ये लेट से आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये यहां आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे डस्ट के फॉर्म में रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, यदि आप इसको थोड़ा सा टैप करते हैं थोड़ा सा, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल इसके आगे का मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएंगे। तो सबसे वीकर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, यहां होगा, तो इन डस्ट पार्टिकल्स की जो हीप है वो यहां जमा हो जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक और देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है साउथ पोल, आपके पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है और उस डायामैग्नेटिक मटेरियल को आप यहां ऐसे बीच में रखना चाहते हैं, तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को बिल्कुल ऐसे बीचों बीच अलाइन कर लेगा ऐसे ऐसे, जैसे आपने फ्रीली सस्पेंड किया था, तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल यहां चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन करना है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और डायामैग्नेटिक मटेरियल ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सटर्नल से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, तो यहां जहां हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीकेस्ट। समझ गए? चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल है इसका कॉपर, बिस्मथ, नाइट्रोजन, H2O, NaCl, ठीक है, लेड, ठीक है, इटेसी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ओके। इसके बारे में एक दो बातें और है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग हटा देंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। ओके, और हाँ, इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का टेम्परेचर चेंज करने से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक दो बातें हैं, इसको भी मैं लिख देता हूं कि इंड्यूस्ड
magnetism is independent of temperature, ठीक है। और नेक्स्ट इज कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म लास्ट as long as external magnetic field is supplied या applied, sorry। चलिए ठीक है। ओके तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट, हेडिंग डालिए, लिखिए ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जो दूसरे टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कैसा दूसरे टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल से मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जिसमें हर एटम का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। हर एक एटम का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये सारे डाइपोल्स बिल्कुल एक दूसरे से रैंडमली, मतलब इन डाइपोल्स का कोई एक फिक्स्ड अलाइनमेंट नहीं है, ये जस्ट एक रैंडम पोजीशंस में ओरिएंटेड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनके रैंडमली अलाइंड होने की वजह से हर एटम का भले ही अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, लेकिन जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका जीरो आ रहा है। जीरो मतलब कि ऐसे समेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप करते हैं हर एटम का, तो वो कितना हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। इसका रीजन मैंने बता दिया है, रैंडमली अलाइंड होने की वजह से नेट जो है वो जीरो है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि यहां पर यदि आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं ऐसा, ये आपने क्या किया, तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसा लगा दिया, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई किए जाने की वजह से क्या होगा, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ये ऐसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर यदि हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल है ऐसा, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल पर इस सेंस में एक टॉर्क काम करता है, इस सेंस में एक टॉर्क काम करेगा, और इस टॉर्क के काम करने की वजह से क्या होगा, तो टॉर्क के काम करने की वजह से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये अपने आप को अलाइन कर लेगा उसी सेंस में जिस सेंस में कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आ रही बात समझ, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जैसे ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर ऐसा टॉर्क काम कर रहा है, इस डाइपोल पर ऐसा टॉर्क काम कर रहा है, इस पर ऐसा टॉर्क काम कर रहा है, इस पर ऐसा टॉर्क काम कर रहा है, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, ये ऑलरेडी अलाइंड था, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा बताइए, कि ये इस एटम के जो डाइपोल्स हैं, वो डाइपोल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अपने आप को उसी सेंस में अलाइन करना स्टार्ट कर लेंगे जिस सेंस में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आई बात समझ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसने जो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी सेंस में है जिस सेंस में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये फेनोमेना भी जो है ना, ये भी बिल्कुल एक वीक फेनोमेना ही है, ऐसा नहीं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा तगड़ा हाईफाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो किस दिशा में होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। हाँ, इसमें आपको क्लियरली ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो अलाइनमेंट वाली बात है ना, वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक ना एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी जिस पर कि इस बॉडी के सारे जो डाइपोल्स हैं वो उसी सेंस में अलाइन हो जाएंगे जिस सेंस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस चीज को हम लोग मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। उसके लिए एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है
कि जो पैरामैग्नेटिक बॉडी है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल induces its magnetic induction in the direction of applied magnetic field. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए भाई, अब यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिख सकते हैं? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कीजिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दीजिए। ओके हाँ, तो ये भी लिख लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो अ वीक फिनोमेना। एंड इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये फिनोमेना तो वैसे वीक है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इस रीजन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो एटम्स हैं या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, या थर्मल एजिटेशन उनमें बढ़ेगा। थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो उनमें रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो वो उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाएंगे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन यदि आप इसका उल्टा करें कि टेम्परेचर कम करें, तो थर्मल एनर्जी कम होगी, थर्मल एजिटेशन कम होगी, वो रैंडमनेस कम होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है उसकी वजह से जो बनने वाले डाइपोल मूवमेंट है वो उसी सेंस में होंगे जिस सेंस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना होता है और मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत हाई रखना होता है। यदि आपने ये दोनों काम किए हैं, टेम्परेचर भी बहुत कम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत हाई, तो इस सिचुएशन में ज्यादातर ये जो डाइपोल्स हैं ये उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे जिस सेंस में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन समझ गए? यानी डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब क्या है? ऑल डाइपोल्स आर अलाइंड along external magnetic field। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक दो और बातें करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसने अपना चूंकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में बनाया है। तो सबसे पहली बात कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा रीजन हो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, आपके पास कोई एक ऐसा रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल, और वहां पर आपके पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो कि फ्री टू मूव है, तो बताइए वो फ्री टू मूव पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहां जाना पसंद करेगा? वो एक वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है? ओके क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? ये पोल्स के आस पड़ोस में। तो पोल्स के आस पड़ोस में ये ज्यादातर जो मटेरियल है वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यदि आपके पास कोई एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो इस बीच वाले रीजन में पड़ा है, तो जैसे पिछले स्लाइड में क्या हो रहा था कि जो डायामैग्नेटिक बॉडी थी वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे बीच में अलाइन कर रही थी, मतलब वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर अलाइन हो रही थी। लेकिन ये यदि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही ये
अलाइन हो जाएगा, क्योंकि इस पर टॉर्क काम किया है। टॉर्क की वजह से जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो उसी सेंस में हो जाएगा जिस सेंस में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो जैसे ये हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट्स से ऐसी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहां पर हम लोग थोड़ा से क्लोज ड्रॉ करके दिखाते हैं। ऐसे क्लोज थोड़ा ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा देते हैं ऐसा। इतनी बात सही है? चलिए, तो इसमें दो बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक अलग से लॉ है जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा है। जैसे ही आप अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी घटकर जीरो हो जाएगा। तो इन दो बातों को भी लिख लीजिएगा। कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज temperature dependent और नेक्स्ट है कि induced magnetism is retained as long as magnetic field external is applied। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स तो सबके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम या ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं, कई बारी सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? जो पैरामैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है बस उसी का और ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। उसी का और ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कैसे है? सुनिए, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक बॉडी होती है, तो इनमें भी ऑब्वियसली हर एक एटम के पास अपना अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। हर एक एटम के पास अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ऑफ हर एक इंडिविजुअल एटम वो तो नॉन जीरो है। लेकिन यहां पर इसके साथ कुछ और भी है, एडिशनल एक्स्ट्रा चीज। वो क्या है? तो वो ऐसा है कि ये लगभग 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में लगभग 1 मिलीमीटर के रीजन में रफली 10⁻11 नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं जो एक ही सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैरी कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में लगभग 10⁻11 नंबर ऑफ एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। तो इस रीजन को एक नाम देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डोमेन। डोमेन, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्वांटम फेनोमेना है। ठीक है, उसके बारे में तो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही नहीं जानना है। ठीक है, ये क्वांटम फेनोमेना है। इसमें होता यह है कि हर एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन्फ्लुएंस होता है दूसरे एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस रीजन में बहुत सारे एटम सेम सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनाकर बैठ जाते हैं। ओके,
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके आगे फिर से कोई दूसरा ऐसा रीजन है जिस रीजन में बहुत सारे एटम्स इस सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाकर बैठे हैं, ठीक है, सेम सेंस में। इसके आगे फिर से यहां पर कोई तीसरा ऐसा रीजन है जहां पर फिर से सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक ही स्पेसिफिक सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाकर बैठे हैं। फिर से यहां कोई ऐसा रीजन हुआ जहां पर ये सारे एटम्स इस सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाकर बैठे हैं। यहां पर फिर से ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाकर बैठे हैं। आई होप आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली वैसा एलिमेंट हो गया, वैसा सब्सटेंस हो गया जिसमें हर एक एटम का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। फिर उसके बाद एक ऐसा छोटा छोटा रीजन्स होता है जिस रीजन्स में ज्यादातर एटम्स के पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सेम सेंस में होते हैं। ये रीजन डोमेन कहलाते हैं। ये रीजन क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो लिखिएगा, इस चीज को हम लोग डोमेन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि इन फेरोमैग्नेटिक substance in region of 1 millimeter, nearly 10 raised to the power 11 atoms have magnetic dipole moment in same sense, ठीक है, in same sense, called domain, called domain। ये ऐसा क्यों होता है? तो this is due to क्वांटम फेनोमेना जिसे एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। इसे एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही आपके मैटर ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। हाँ, तो अब मेन जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर हम लोग आते हैं कि ये तो ठीक है, ये अभी हर एक एटम का अपना खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगेन ये जो डोमेन्स हैं ये बिल्कुल रैंडमली डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अभी भी जब कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका भी अपना नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी तो जीरो ही है। भले ही हर एक रीजन में बहुत सारे एटम्स के पास सेम सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये जस्ट ऐसे रैंडमली यहां पर पड़ा हुआ है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अभी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? जीरो है। लेकिन अब जरा सुनिएगा, अब ऐसा किया जाए क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस तरीके से ऐसा लगा देते हैं। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यहां पर लगा दिया है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लगाए जाने की वजह से क्या होगा? तो वो रीजन जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में था, उसको तो मजा ही आ जाएगा, उसको मजा ही आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस रीजन के जितने भी डाइपोल्स थे ये ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में लाइन थे, और आस पड़ोस वाले दूसरे रीजन्स के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उन पर भी टॉर्क इसी सेंस में काम करेगा, टॉर्क इस सेंस में काम करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो भी अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। इस डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से ये जो सबसे पहला वाला डोमेन था आपका, ये वाला डोमेन, ये वाला डोमेन, तो इस डोमेन का रीजन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें और आस पड़ोस से दूसरे डाइपोल्स वैसे आ जाएंगे जो इस सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ाएंगे, जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब ये वाले तो थे ही सही,
और आस पड़ोस वाले दूसरे भी डाइपोल्स यहां पर आकर के जुड़ गए, यहां पर आकर जुड़ गए, तो इसका जो डोमेन का साइज है वो डोमेन का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं डोमेन ग्रोथ। इसे क्या कह रहे हैं, डोमेन ग्रोथ कह रहे हैं। समझ गए? जैसे किसी डोमेन का रीजन, मतलब किसी डोमेन का लेंथ बढ़ा है, शेप साइज बढ़ा है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दूसरे डोमेन का शेप साइज घटा भी होगा। अरे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाले तो इधर थे ही सही, इसके आस पड़ोस में कुछ ऐसे डाइपोल्स होंगे जिन पर टॉर्क लगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वो लोग आकर के इसी डोमेन में जुड़ जाएंगे, और इस डोमेन में जुड़ेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच इस डोमेन की लेंथ को बढ़ाएंगे। इस चीज को हम लोग कहते हैं डोमेन ग्रोथ। क्या सारे सेम डायरेक्शन किस चीज का एक है? नहीं नहीं, किसी डोमेन की यदि लेंथ बढ़ी है तो किसी डोमेन की लेंथ घटेगी भी। मतलब हर कोई थोड़ा बहुत तो अपने आप को इसी सेंस में अलाइन करेगा। किसी डोमेन का लेंथ बढ़ा है तो हो सकता है कि किसी डोमेन का लेंथ घटाओ, किसी डोमेन का लेंथ। अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ लगना स्टार्ट हुआ, तो लेट से ये अपने आप को थोड़ा बहुत इस सेंस में ऐसे अलाइन करता है। मतलब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई किए जाने के बाद मेरे कहने का मतलब बस यही है कि डोमेन की साइज वही नहीं रह जाएगी जो पहले थी। किसी डोमेन की साइज बढ़ेगी तो किसी डोमेन की साइज घटेगी। फिर भी इस फेनोमेना को हम लोग डोमेन ग्रोथ ही नाम देते हैं। भले ही इसमें किसी का तो डोमेन बढ़ाओ किसी का डोमेन घटाओ, लेकिन हम लोग ओवरऑल कहते हैं कि ये डोमेन ग्रोथ फेनोमेना है। ठीक है, जिसमें ज्यादातर जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साइज ऑफ डोमेन changes, this phenomena is domain growth. ओके, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, तो ये जो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यही बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इट इंड्यूसेस strongest magnetic field in the direction of applied magnetic field. तो यहां पर फिर से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, ओके, आई बात ये वाली समझ? हाँ, नेक्स्ट इज कि इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फिर से वही बात कि आपके पास कोई एक ऐसा रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड कहीं स्ट्रांग है कहीं वीक है, वहां पर आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस छोड़ दिया, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां चला जाएगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में। समझ गए? हाँ,
यहाँ पर जो बनने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इवन इफ आप अपनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हटा लें, फिर भी जो मैग्नेटाइजेशन है या जो इसका अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिटेन रहेगा आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हटा लिए जाने के बावजूद भी। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि मैग्नेटाइजेशन, हालांकि ये भी डिफाइन करना है, इज रिटेन्ड even if B external is removed। हाँ, ऑब्वियसली ये टेम्परेचर का फंक्शन तो होता ही है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, यदि यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं कि ये जैसे मेरे पास कोई नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये कोई साउथ पोल है मैग्नेट का, और यहां पर हमारे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्कुल डेंसली आपको दिखाना होगा। मतलब जो लाइन डेंसिटी है वो लाइन डेंसिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट है कहां पर, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर।